चलिए फ्रेंड्स, आज आपके सामने अपनी एसएससी सीजीएल की आंसर की रख, ठीक है। और डेट जैसे कि तुम देख ही रहे हो यहाँ पर 8/12 में ये पेपर हुआ है और 18 तारीख को ये आंसर की डाउनलोड की, ठीक। बहुत बेसिक सी चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि दो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं और उनमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो कि गलत होना नहीं चाहिए था, मैं गलती से लगा बैठा। हाँ, ऐसा होता है कि भाई बहुत से बच्चे ये सोचते हैं यार ये क्वेश्चन तो गलती से लग गया, तो देखो ये होता है। मुझे तो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ते पढ़ाते हुए, मैं फिर भी गलती कभी कभार हो जाती है। और एक गलती पैसेज की थी, वो गलती होनी ही थी, वो मैंने बाद में भी जब एग्ज़ाम को एनालाइज किया अपने पेपर को, तो मुझे लगा कि हाँ ये गलती जो है नॉर्मल गलती है, ये हो सकती है किसी से। तो एक या दो क्वेश्चन की गलती हुई है, बाकी 23 क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल सही हुए हैं, है ना। और मैंने जो इसमें स्कोर किया वो क्या हो गया, 46 आउट ऑफ 50 का स्कोर आपकी इंग्लिश में मैंने कर लिया, ठीक है। अब 46 का स्कोर है, मान लो नेगेटिव वगैरह हम काट भी लें, है ना, तब भी जा करके आपके मार्क्स अच्छे रहते हैं। तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि इतना स्कोर जो आपका ये 46 आउट ऑफ 50 का स्कोर है इंग्लिश सेक्शन में, तो ये 90% प्लस का स्कोर कहा जाएगा। और यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 90 प्लस का स्कोर करना कोई ऐसा टफ टास्क नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो बच्चा रेगुलर नहीं है उसके लिए तो देखो इससे बड़ा टफ टास्क कुछ होता नहीं, लेकिन जो बच्चा रेगुलर है उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। अच्छे गाइडेंस के साथ अगर सही से प्रिपेयर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात मैं बता देता हूँ, मेरा चूंकि इंग्लिश सब्जेक्ट फेवरेट है इसलिए मैं इंग्लिश को सबसे पहले अटैम्प्ट करता हूँ। तुम्हारा सब्जेक्ट कोई और भी फेवरेट हो सकता है तो तुम उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो, पहले ज़रूरी नहीं है कि पहले इंग्लिश ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। मैं बस इंग्लिश में बता देता हूँ कि इंग्लिश को मैं दो पार्ट्स में बांट देता हूँ। पहला जो हिस्सा जब मैं एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करता हूँ इंग्लिश को, 15 मिनट्स होती है हमारे पास। 15 मिनट्स में जब मैं इंग्लिश को अटैम्प्ट करता हूँ तो पहला हिस्सा तो मैं बांट देता हूँ ग्रामर एंड वोकैब में। ग्रामर और वोकैब का हिस्सा जो होता है ये मैं अलग सोल्व कर लेता हूँ। और आपका दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कॉम्प्रीहेंशन में आपका एक तो आ जाता है पैसेज, चाहे वो क्लोज टेस्ट का हो चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट का। और एक और चीज़ है जो PQRS वाले क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ABCD के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग इनके नाम दिए जाते हैं, पैराजम्बल्स भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें पार्ट 2 में आती हैं, ठीक है। क्योंकि ये टाइम टेकिंग पार्ट होता है इंग्लिश का, इसलिए हम इसे सबसे बाद में करते हैं, चाहे हमें भले ही ये आता भी हो तब भी इसे बीच में नहीं छेड़ना होता, ये बात ध्यान रखना है। और जो पहला सेक्शन है इसका वो है ग्रामर प्लस वोकैब का। ग्रामर प्लस वोकैबलरी, ये दोनों जो सेक्शन है ये टाइम नहीं लेते। जब आप प्रिपरेशन कर रही होते हैं सब्जेक्ट की तो उस टाइम ये टाइम खूब लेंगे, लेकिन जब एक बार प्रिपेयर हो गया तो एग्जाम में ये टाइम नहीं लेते। पता है तो पता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ टाइम कितना लेती है? ये चीज़ टाइम लेती है, देखो 15 मिनट हमें अलाउड की जाती है ना इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे 10 से 11 मिनट मैक्सिमम इसे पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने में लगती हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि 10 से 11 मिनट या फिर 12 मिनट में मैक्सिमम इस पेपर को सॉल्व कर लो, ठीक है। इस 10-11 मिनट में जो तुम्हें 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का समय देना होता है वो कॉम्प्रीहेंशन में दो, PQRS और पैसेज में दो। बाकी सारी 5 से 6 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा सेट सॉल्व हो जाना चाहिए। बाकी के 20 क्वेश्चंस या 19 क्वेश्चंस के अराउंड पैसेज या PQRS को छोड़ करके बचते हैं, वो सारे के सारे 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए, और होते हैं, टफ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो इस सेट की आंसर की सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें केवल इंग्लिश का सेक्शन कराऊंगा क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश को पढ़ाता हूँ। 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो भी अनुभव है वो तुमसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलो सीधे इसके इंग्लिश सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स सी पेज नंबर, आई फील, हाँ ये देखो पेज नंबर 24 पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करने वाला हूँ, केवल उसी सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करूंगा जो कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन तुम्हारा है, पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें देखो फोर्थ इसका ऑप्शन है, ठीक है, आंसर इसका है, और मेरा आंसर भी यहाँ पर फोर्थ ही है। तो एक बार सबको हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। पहला जो क्वेश्चन है, बल्क जो वर्ड है, बल्क का मीनिंग होता है बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा, है ना, थोक में जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा, ये इसका मीनिंग होता है। इसका हमें उल्टा पकड़ना था, एंटोनिम वर्ड पकड़ना था हमें यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैंडफुल जो वर्ड है इसका मतलब होता है मुट्ठी भर, है ना, मुट्ठी भर या बहुत थोड़ा सा, ये इसका मीनिंग होता है। हैंडफुल का मतलब जो केवल हाथ में आ जाए इतना सा, ठीक।
आगे आता है स्टेपल। स्टेपलर तुमने सुना होगा, है ना। स्टेपल होता है किसी चीज़ को नत्थी करना, या फिर नत्थी करने वाली पिन कह लो, या फिर जोड़ने वाली पिन कह लो, पेपर्स को एक जगह पर मर्ज करने वाली पिन कह लो, कुछ भी कह लो, इसे स्टेपल कह सकते हैं। ठीक है। हैवी तुम जानते हो, हैवी क्या होता है? हैवी का मतलब होता है भारी, और ब्रंट का मतलब होता है किसी का आवेग, किसी का गुस्सा, या किसी का जोर से चोट मारना। एक फ्रेज भी होता है इंग्लिश में, क्या होता है? बियर द ब्रंट, मतलब किसी का गुस्सा, किसी का आवेग सहना, ये वाला भी फ्रेज होता है, तो वहां पर हम इसे ब्रंट को यूज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड भी होता है इसी के जैसा, ब्लंट होता है ना, जिसे हम मुंह फटिया रूखा रूखा व्यवहार वाला कहते हैं, वो अलग वर्ड होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर फोर्थ क्यों है, ये तुम्हें पता लग गया होगा। बहुत इजी सी चीज़ें हैं। सीजीएल का पेपर इतना टफ नहीं है जितना इसका हवा बनाया हुआ है। चाहे प्री का पेपर हो, चाहे मेंस का पेपर हो, तैयारी एक ही है। पहले अच्छे से बेसिक पढ़ो अपने टीचर के पास में, और फिर उसके बाद में एडवांस बैच लो। अगर कोई टीचर आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं एडवांस बैच, तो उनको फोर्स कीजिए, सर हमें प्रैक्टिस सेट्स डेली कराइए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट देखो, कहने को तो आपके सामने सेट सब रख देंगे कि इन्हें जा करके सोल्व कर लेना, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। मैटर तो मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है, अगर उसे कोई सोल्व करा दे तो वो चीज़ें फटाफट से और बहुत अच्छे से हमारे माइंड में बैठने लगती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरु का साथ सिलेक्शन तक ज़रूरी होता है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की अच्छी रेपुटेशन को, किसी के अच्छे नाम को नुकसान पहुंचाना, उसका नाम खराब करना। अब नाम खराब करना डिफेमेशन होता है, ये सब आप लोग जानते ही। ठीक है, तो डिफेमेशन के लिए हम क्या करेंगे? मीनिंग निंदा करना, निंदा करना या किसी का नाम खराब करना, हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है। डीजेनरेशन क्या होता है? डीजेनरेशन होता है किसी का पतन या किसी का स्तर नीचे गिर जाना। डेलीगेट क्या होता है? डेलीगेट होता है किसी को जिम्मेदारी सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना, या किसी को प्रतिनिधि बनाना। और अगर नाउन के रूप में लें तो इसका मतलब केवल और केवल प्रतिनिधि भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफेक्शन, जिसका मतलब होता है अपना कर्तव्य छोड़ देना, कर्तव्य छोड़कर भागना, कर्तव्य छोड़ देना। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि एक एक वर्ड लिखवा करके, कि ज़्यादा टफ वर्ड नहीं पूछे जाते हैं। अगर तुमने पिछले कुछ मंथ्स तैयारी की हो, अगर कोई भी तुम में से ये सोच करके मेरे पास आता है पढ़ने के लिए, या फिर किसी अदर टीचर के पास जाता है कि भाई सर हमें तो 1 या 2 महीने में प्रिपेयर कराता हूँ, तो देखो भाई मेरे पास मत आना। मैं ऐसे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाता जो 1-2 महीने के लिए आते हैं। जिनके पास स्टेबिलिटी है, जिनके पास समय है, केवल वही बच्चे मेरे पास आओ, मुझसे गाइडेंस लो। अदरवाइज देखो, मार्केट में दुकानें बहुत हैं, कहीं पर भी जा करके पढ़ सकते हो। मुझे केवल उसी बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है जो मुझे ये कहता है सर हाँ थोड़ा टाइम है हमारे पास, आप आराम से हमें कोर्स कंप्लीट कराइए, हमें प्रैक्टिस सेट्स कराइए। तभी मैं जा करके तुम्हें टाइम मैनेज करना सिखा देता हूँ। ये जो मैं कहता हूँ ना बार बार कि भाई 15 मिनट अलाउड होती हैं, या 1 घंटा अलाउड होता है, आधा घंटा अलाउड होता है, और हमें इसे 10 मिनट के अंदर करना है ना। ये जो गैप आता है, बहुत से बच्चे 15 मिनट के बजाय 20 मिनट लेते हैं, 25 मिनट लेते हैं। ये जो 20 मिनट से 10 मिनट के बीच का गैप तुम देख रहे हो ना, ये गैप भरना ही एक टीचर का काम होता है, और ये गैप भरने में समय लगता है। देखो, बिगर थिंग्स टेक टाइम, ये बात तुम जानते हो। अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों को हासिल करने के लिए समय देना पड़ेगा, डेडिकेशन रखनी पड़ेगी, तभी जा करके कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड था, है ना। थर्ड ऑप्शन ही मैंने चुना था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, सेंटेंस कहता है शी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मी। यहाँ पर इसने दिया हुआ है स्पेंडिंग अगेंस्ट में एरर है। इसका सोल्यूशन तो कहीं किसी बुक में है नहीं, तो मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरा आंसर इसने दिया हुआ है, दूसरा ही क्वेश्चन मैंने चुना हुआ है। ठीक, तो गलतियां केवल 2 हुई थी, वो तुम्हें बताऊंगा। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन में हुई थी और एक पैसेज में। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कहता है उसकी एक आदत है, उसकी एक आदत है क्या? अपने तरीकों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए खर्च करने की। अब तुम्हें ध्यान हो, अगेंस्ट का मतलब तो होता है विरुद्ध, और सेंटेंस का सेंस अगर तुम निकालो तो सेंटेंस का सेंस आ रहा है अपनी चीज़ों के लिए का सेंस यहाँ पर आ रहा है, जिसके लिए हम अगेंस्ट काट के क्या करेंगे? फॉर लगा देंगे। तो स्पेंडिंग फॉर हर मीन्स अपनी ही चीज़ों के लिए, अपनी ही चीज़ों पर खर्च करने की उसकी आदत है। ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पेज पर। 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। एक केवल इसका पैसेज है जो कि मैं अलग लेक्चर में कराऊंगा, बाकी 20 क्वेश्चंस इसी लेक्चर में करा रहा हूँ ताकि लेक्चर छोटा हो और सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। अपनी आंसर की के थ्रू मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि भाई तुम भी इस काम को कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे सामने अपना पेपर नहीं लाया हूँ कि भाई मैं तुम्हें अपनी कुछ चीज़ें जताना चाह रहा हूँ कि मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम समय दे सकते हो तो हर चीज़ पॉसिबल है।
90 भी पॉसिबल है, 95 का स्कोर भी पॉसिबल है, इवन 50 आउट ऑफ 50 भी बड़े आराम से पॉसिबल है। इंग्लिश का सेक्शन ऐसा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो ध्यान। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका फेल टू नोटिस, किसी चीज को नोटिस करने में फेल हो जाना मतलब नोटिस ना कर पाना, किसी चीज को इग्नोर कर देना, किसी चीज को कंडोन कर देना। कंडोन का मतलब किसी अपराध को, कंडोन का मतलब अपराध को क्षमा करना या फिर अनदेखा करना। ठीक है, कंडोन का मतलब भी यहाँ पर अनदेखा करना या क्षमा करना होता है। अब इन चारों का जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूट, मतलब एक वर्ड जो है तुम्हें इनका चुनना है। क्षमा कर देना या फिर ध्यान ना देना, इससे रिलेटेड मीनिंग चाहिए। तो ओवरलॉन्ग क्या होता है? ओवरलॉन्ग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लेना। भाई लॉन्ग आप बहुत ज़्यादा समय लेते जा रहे हैं, लॉन्ग यही है। ओवर का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, तो ज़रूरत से ज़्यादा समय लेना किसी काम को करने में, है ना। एक तो ओवरलॉन्ग का मतलब तो ये हो गया। ओवरलाय हो गया किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर पड़े रहना, पड़े रहना। या फिर जैसे मान लो कोई चट्टान है, एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान पड़ी हुई है, तो उसे हम ओवरलाई कहते हैं ना, ऊपर पड़ना। और ओवरली तुम जानते ही हो, ओवर में ही एल वाई लगा रखा है, ओवरली का मतलब भी ज्यादा होता है ना, कुछ कोई चीज बहुत ज्यादा कर देना। और ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब सब जानते हो, अनदेखा करना इसका मीनिंग हो रहा है। अब तुम्हें आंसर भी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर अनदेखा करना क्यों है, या फिर फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर क्यों है। ठीक है, मेरा आंसर भी यहाँ पर फोर्थ ही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी विद हर पुअर हेल्थ, अपनी खराब हेल्थ की वजह से, अपना स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। एंड बिगेन टू लूज, और अब वो उम्मीद खोने लगी थी। यहाँ पर उम्मीद वाला वर्ड आ रहा है, देखो उम्मीद खोने लगी थी किसकी? ऑफर रिकवरी, अपनी रिकवरी की, अपने ठीक होने की उम्मीद अब वो खोने लगी थी। अब वेट का मतलब ठीक होने का वजन खोने लगी थी, ठीक होने का पैसा खोने लगी थी, ठीक होने का विचार खोने लगी थी, या ठीक होने की उम्मीद खोने लगी थी। आंसर समझ में आ गया होगा कि चौथा क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरा आंसर भी फोर्थ ही था। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, देखो ये सेंटेंस मेरा गलत हुआ है, 6 सेंटेंस, बाकी सारे सेंटेंस सही है ना। 5 क्वेश्चन तो आपके पैसेज के और PQRS वगैरह के ही हो गए, और बाकी के 20 क्वेश्चन सही हैं, केवल ये एक क्वेश्चन गलत हुआ है। 20 क्वेश्चन तो तक तो मैं इस लेक्चर में तुम्हें सॉल्व करा ही रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज ए कॉन्ट्रास्ट, इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट होता है, वो किसके कॉन्ट्रास्ट में होता है, किसके साथ में मिल करके काम करता है? बिल्ट एनवायरनमेंट चीज तरीके से जो है ये काम करता है। बिल्ट एनवायरनमेंट का मतलब जो पहले से ही निर्मित पर्यावरण है उसके तालमेल में ये रहता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। विच रेफर्स टू एरियाज, जो ऐसे एरियाज को रेफर करता है, हैव बीन फंडामेंटली, जिनको फंडामेंटली, जिनको मूल रूप से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है आज के टाइम में, उन्हें बदल दिया गया है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट था अब उसे बदला जा रहा है आज के टाइम में, और उसे इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित किया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्या है, यहाँ पर इसे क्या है, दो तरफ की सपोर्ट दी जा रही है ना। बाई पार्टीशन का मतलब क्या होता है? दो तरफ की सपोर्ट, या दो दलों की सपोर्ट, या दो दलों की सपोर्ट वाला, है ना। इसे आज के टाइम में ह्यूमन एक्टिविटी की सपोर्ट भी मिलने लगी है, जैसे कि सिटीज, टाउन, या सब क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन वगैरह, है ना। बाकी मुझे अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि इनिमिकल का मतलब क्या होता है? इनिमिकल का मतलब होता है हानिकारक या हानि पहुंचाने वाला। ठीक है, ओवरऑल इसका आंसर यहाँ पर सेकंड था। ठीक है, और जो है मेरा आंसर यहाँ पर चुना हुआ तीसरा था, तो इनिमिकल हानिकारक इसका चुना हुआ था, क्योंकि नेशनल जो आपका एनवायरनमेंट वगैरह होता है उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ का मुझे फीलिंग आई थी कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा होगा, है ना। अभी भी मैं इसमें कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि इसका आंसर सही है या नहीं। मैंने ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स अटैम्प्ट नहीं करता हूँ। कारण सिंपल है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की नीड नहीं है, मेरे पास अदर बिजनेसेस भी टेक केयर करने के लिए हैं। ठीक है, इनकम भी मेरी गवर्नमेंट जॉब से काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे इन चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुम्हारे लिए बैठने के लिए, मैं कि भाई एग्ज़ाम में देख सकूं कि ट्रेंड क्या चल रहा है और बच्चों को सही चीज़ सिखा सकूं, इसके लिए एग्ज़ाम में बैठता हूं और अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही अटैम्प्ट करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है आपका, अगला वर्ड है आपका हैकनेड। हैकनेड का मतलब होता है साधारण सा,
साधारण इसका मीनिंग आ जाएगा, या फिर इसे कह सकते हैं हम घिसा पिटा, घिसा पिटा, पुराना सा, इसका मीनिंग आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने था, जो कि मुझसे गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, द आउटकम ऑफ द सर्वे, जो सर्वे का परिणाम हुआ, आउटकम का मतलब परिणाम, वॉज अ क्रिटिकल इंटरवेंशन, वो एक क्रिटिकल इंटरवेंशन था, एक हस्तक्षेप था, टू द क्वेश्चन क्वेश्चनेयर में, प्रश्नावली में या प्रश्नों की संख्या में, प्रिपेयर्ड बाय सूरज एंड हिज कमेटी, जो कि सूरज और उसकी कमेटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया। अब कुछ नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तुमसे केवल स्पेलिंग मिस्टेक पूछी है, 4 वर्ड दे रखे हैं, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक तुम बता दो कौन सी गड़बड़ है, और ये चारों वर्ड सेंटेंस में दे रखे हैं। तो तुम अगर ध्यान से पढ़ते हो तो प्रश्नावली जो वर्ड होता है हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में क्वेश्चनेयर जब बोलते हैं तो वहाँ डबल एन आता है ना, AAIRE ऐसे आता है, तब जाकर के ठीक होगा, इसीलिए आंसर इसका गलत था। कमेटी सही है, आउटकम परिणाम ठीक है, इंटरवेंशन हस्तक्षेप सही है। ठीक है, इसका आंसर पहला था, मेरा भी आंसर यहाँ पर पहला ही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या वर्ड आएगा 7th के बाद? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बहुत बेसिक सी चीज़, एक्टिव पैसिव पूछे हैं। अब एक्टिव पैसिव में जानते ही हो, वाजवर थर्ड फॉर्म आई है, और वाजवर थर्ड फॉर्म को अगर हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? केवल सेकंड फॉर्म आएगी। तो केवल विटनेस्ड ढूंढ लो किस किस में है ना। विटनेस्ड किस किस में आएगा? विटनेसेस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, गलत हो गया। इज आ रहा है ING, गलत हो गया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म दे दी हेड के साथ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा, जिसे चार्ट याद होगा टेंसेस का, वो सेकंड्स में कर सकता है। समझाने में भले ही से समय ले रहा हूँ, मैं लेक्चर कराना है, पूरा सेट कराना है, इसलिए समय ले रहा हूँ, बट वहां पर जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो 2 सेकंड, मैक्सिमम 3 सेकंड में आंसर आ जाता है सेंटेंस को पढ़ते हुए ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है इसे देखते हैं। शी फ्रैंकली कन्फेस्ड, उसने जो है फ्रैंकली, बहुत ही फ्रैंक होकर के, बहुत ही सीधे तौर पर कन्फेस किया, मान लिया कि शी कुड नॉट, कि वो कुछ कर नहीं सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी? उस समय, देन का मतलब उस समय कार परचेज नहीं कर सकती थी, तो मतलब उसके कंट्रोल में ये बात नहीं थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, या जो भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो किसी चीज़ को कुछ ना कर पाना क्या होता है? अफोर्ड ना कर पाना होता है। बहुत बेसिक सा फ्लो है, कोई भी इंग्लिश पढ़ने वाला, रेगुलर इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा आराम से पहचान जाएगा कि पहले ही आंसर होगा। तो टॉलरेट का मतलब क्या होता है? सहन करना। स्टैंड का मतलब खड़े होना, स्पेंड का मतलब खर्च करना। ठीक है, और इसका आंसर आपका पहला था, यहाँ पर मेरा आंसर भी पहला ही चूजन है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब कैन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम कैन पे आते हैं तो तुम्हें ध्यान होगा कैन का कुड में बदल देते हैं, अगर पिछला पास्ट हो तो पिछला पास्ट है, कुड वाले ऑप्शन ढूंढो। एक तो इसमें है, इसमें नहीं है, काट दो, इसमें नहीं है, काट दो। ठीक है, इसमें है, तो दो में से आंसर हो सकता है। अब तुम एक छोटी सी बारीकी देखो, यहाँ पर बाकी सब तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस था, तो क्रॉस का क्रॉस ही रहना चाहिए, क्योंकि ये टेंस नहीं है, जो टेंस नहीं होता उसे चेंज नहीं करा करते, तो क्रॉस का क्रॉस ही रहेगा, क्रॉस्ड नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला भी कट गया। तो आंसर चौथा हो गया आपका। रीजन समझ में आ गया होगा चौथा क्यों है। ठीक है, लेक्चर को पॉज करके बैक करके दोबारा देख लेना। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ, तेज इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा आंसर यहाँ पर फोर्थ था। अब आगे देखते हैं। कजल वंस ब्रेन, बहुत बेसिक सा आइडियम जो तुम्हारी लिस्ट में है, बैच में सारे पढ़ा रखे, तुम्हें एक एक वर्ड, एक एक चीज़ पढ़ा रखी है। कजल वंस ब्रेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीनिंग, माथा पच्ची करना, किसी चीज़ में झक मारना, तुमने सुना होगा वर्ड, है ना, किसी चीज़ में दिमाग खपाना, माथा, माथा पच्ची करना मतलब उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करना, माथा पच्ची करना, ये आ जाएगा। अब इसका आइडियम का मीनिंग पकड़ना है, तो मीनिंग क्या होगा? ओवर थिंक, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। नॉट टू थिंक, बिल्कुल ही ना सोचना, ऐसा भी नहीं है। थिंक अबाउट अ डिबेट, किसी बहस के बारे में सोचना, ये भी नहीं है। थिंक हार्ड, किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचने की कोशिश करना, ये आंसर इसका हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसका फोर्थ आंसर चुना है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन जो आपका होगा, देख लेते हैं कहाँ पर होगा रहा। चलो ध्यान से देखो। ही नोज दैट, ही नोज दैट, वह जानता है कि ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्या करने के बजाय? मेहनत करने के बजाय। अब अगर तुम लोग कंजंक्शन के चैप्टर को तुमने थोड़ा सा बारीकी से पढ़ा है, तो मैंने तुम्हें एक कंजंक्शन लिखवाया था कि अदर के साथ कुछ फिक्स है ना,
अदर के साथ एल्स के साथ बट फिक्स होता है और अदर के साथ में देन फिक्स होता है, तो बट की जगह क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। एक बात और याद रखनी है, देन के बाद टू भी नहीं लगाया करते। ये टू मैंने कहाँ पढ़ाया था कि देन के बाद टू नहीं लगेगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया था जब मैं तुम्हें इन्फिनेटिव और जीरेंड वगैरह पार्टिसिपल वगैरह पढ़ा रहा था, तो वहां पर तुम्हें बताया था। बहुत बेसिक सा रूल पूछा हुआ है, जरा सा भी घुमा करके नहीं पूछा कि मैं ये कह दूं कि सीजीएल का पेपर है तो कहीं से वो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा हुआ, नहीं भाई। एरर के जितने भी क्वेश्चन है सीधे रूल पर पूछ रखे हैं, कुछ भी परेशान नहीं किया है कहीं पर भी, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, स्टेटमेंट दे देते हैं पेपर से आकर के कि सर हमारा तो पेपर भारी आ रहा था, हमारा ये आ रहा था, तो मैं इसीलिए पेपर में बैठता हूँ ताकि मैं खुद देख सकूँ कि हाँ पेपर वाकई में टफ था या नहीं था। और बच्चों की जो स्टेटमेंट होती है वो कई बार यही निकलती है कि भारी था। मैं जब भी पेपर में जा करके बैठता हूँ मुझे ईजी लगता है। ये भी कह सकते हो कि मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ईजी लगता है, बट वास्तव में बात यह है कि कुछ भी घुमा करके यहाँ पर नहीं पूछ रहा है सेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर मृत शरीर को रखा जाता है अंटिल ब्यूरियल, दफनाने से पहले। ब्यूरियल का मतलब दफनाना होता है। और ये क्या होता है तुम्हें पता ही है, आंसर इसका मुर्दा घर होगा। कहाँ से आया, सब्सटीट्यूट्स का था ये क्वेश्चन। तो सैनिटोरियम तो स्वास्थ्यवर्धक स्थान होता है जहाँ पर बच्चों आदमियों का, व्यक्तियों का स्वास्थ्य सुधारा जाता है। म्यूजियम तुम जानती हो जहाँ पर प्राचीन चीज़ें रखी जाती हैं। और सफारी, कहीं पर सफारी पर जाना, कहीं पर घूमने जाना जंगल वगैरह में, ये सब चीज़ हो, ठीक है। आंसर इसका आपका कौन सा है, सेकंड है। मेरा आंसर चूजन यहाँ पर सेकंड था, इसका ऊपर वाले का आंसर फोर्थ था, मेरा भी आंसर फोर्थ था यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज का था, आई वॉज वर्किंग टू जॉब्स, मैं दो काम कर रहा था, टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को कुछ प्रोवाइड करा सकूँ, कोई चीज़ें उपलब्ध करा सकूँ। अब प्रोवाइड के बाद जो फोर है ना, इसका मतलब होता है उपलब्ध कराना या किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, फैसिलिटी देना। और प्रोवाइड के बाद फोर इस अर्थ में फिक्स है, और ये तुम्हें फिक्स फ्रेजल वर्ब में मैंने करा रखा है जब मैं तुम्हें एसपी बख्शी की ये करा रहा था वोकैबुलरी, जब मैं तुम्हें प्रीपोजिशंस करा रहा था फिक्स वाली एसपी बख्शी की बुक में से, तो वहां पर प्रोवाइड फॉर वर्ड था जो मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसमें नो सब्सटीट्यूशन आया है क्योंकि ये चीज़ ठीक है पहले से ही, ठीक है। इसका आंसर फोर्थ था, मेरा भी यहाँ पर चूजन फोर्थ आंसर था। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर नैरेटेड, फालतू चीजें देखने की जरूरत नहीं, एक्टिव में बदलना है। वाज वर थर्ड फॉर्म आई है, इसका अगर एक्टिव वॉइस बताना हो तो बेसिक सा रूल है पास्ट इंडेफिनिट का कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब केवल नैरेटेड ढूंढ लो किस किस में है, बाकी सब चीजें बाद में देखनी है। केवल नैरेटेड इसमें नहीं है, काट दो। केवल नैरेटेड इसमें भी नहीं है, काट दो। इसमें है, ये आंसर हो सकता है, इसमें भी केवल नैरेटेड नहीं है, ये भी काट दो। बताओ, फालतू चीज कुछ देखनी ही नहीं पड़ी है ना। तो कई बार बच्चे कहते हैं ना ये तो बहुत हल्के हैं, अब तो ऐसे पूछे ही नहीं जाते, नए पढ़ाओ हमें। अरे यार, क्यों फालतू की चीज़ों पे ध्यान देते हो, जब मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें पढ़ाऊंगा केवल वही आएगा। ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो मैंने ग्रामर पढ़ाई आज तक उसके बाद उससे बाहर कुछ आ जाए। केवल फिक्स प्रीपोजिशन या एक आधा एंटोनिम सिनोनिम होता है, जो एक आधा एक्स्ट्रा आ जाता है, वो मैं कहता हूँ 50 में से एक दो क्वेश्चन बाहर से आने बनते भी हैं, ठीक है। वो मेरे भी गलत हो सकते हैं, वो तुम्हारे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने के बजाय उन क्वेश्चंस पर ध्यान दो जो 45, 46, 47 तुम सही कर सकते हो, उन पर ज़्यादा मेहनत करनी है। जो नहीं कर सकते उन पर माथापच्ची मत करो, ठीक है। अभी एक फ्रेज आया था, डोंट कजल योर ब्रेन, ठीक है, इस पर्पज में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर थर्ड था, मेरा भी यहाँ पर चूजन थर्ड ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका सेट अबाउट टू फिनिश है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डेकोइट्स, डेकोइट्स ने क्या किया, रैवेज कर दिया। रैवेज का मतलब अस्त व्यस्त करना, अस्त व्यस्त करना या फिर बिखेर देना, सारा का सारा, है ना। अस्त व्यस्त कर दिया किसको, पूरे के पूरे बंगले को, किसकी एब्सेंस में, ओनर की, इसके मालिक की अनुपस्थिति में इसे अस्त व्यस्त कर दिया, ठीक है। अब इसका अस्त व्यस्त करने का उल्टा पूछा है एंटोनिम, तो सील कर दिया उन्होंने, मतलब उल्टा क्या होगा, अस्त व्यस्त करने का सील होगा। रिस्टोर का मतलब पुरानी स्थिति में वापस ले आना, पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही कर देना। आंसर ये क्यों है तुम्हें समझ में आ गया होगा। डिमोलिश का मतलब ढहा देना, किसी चीज़ का अंत कर देना। और एक्सप्लोड का मतलब जैसे बम फटता है ना, फटने वाला सेंस है यहाँ पर, ये इसे हम एक्सप्लोड कहते हैं। तो इसका आंसर सेकंड था, मेरा भी आंसर यहाँ पर सेकंड चोजन था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, स्पेलिंग एरर। पूरा क्वेश्चन तो तुम्हें फालतू में बना कर दिया हुआ है, तुमसे कुछ नहीं पूछा, केवल हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग सही पूछी है। तो हिप्पो में डबल पी आता है ना, तो चौथा काट दो यहाँ से, ठीक है। हिप्पोपो, इसके बाद हिप्पोपो, पो आता है तो पी यू नहीं आएगा, ये भी काट दो। अब पो के बाद टेमस होता है, टेमस,
टेमस, इसके लिए TA आएगा, ठीक है, टमास नहीं होता, इसलिए आपका पहला भी कटेगा। आंसर समझ में आ गया होगा कि भाई इसका आंसर ये क्यों है। ठीक है, ये 17th हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। लॉयल का मतलब क्या होता है? लॉयल का मतलब होता है भरोसेमंद। और जो आपका फिकल होता है वो होता है चंचल, जो बार बार अपने विचार बदले। आंसर समझ में आ गया होगा क्यों आया होगा। भरोसेमंद जो अपनी बात पर टिका रहे, जिस पर आप विश्वास कर सको। चंचल जो अपनी बात पर ना टिकता हो, कभी कुछ कहता रहे। ठीक है, अगला जो वर्ड है आपका वो है आर्डेंट, जिसका मतलब होता है उत्सुक या उत्साही। और ट्रेजिक का मतलब तो ट्रेजेडी से रिलेटेड है, इसे हम दुखद कहेंगे। दुखद घटना जो होती है उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, और केवल दुखद हो जाए चीज़ तो उसे हम ट्रेजिक कह देंगे। और स्टूपिड तुम जानते ही हो, बेवकूफ़ होता है ना। आंसर फिकल क्यों है ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक किस्सा ऐसा होता है कि जब आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो 20-25 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो बच्चे डिस्कस करते जाते हैं। बहुत से बच्चे जैसे कुछ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, पेपर के बाद की कहानी बता रहा हूँ, तो कुछ बच्चे सुनते जाते हैं तो डर जाते हैं, यार कितने होशियार बच्चे आ रहे हैं, ये है वो है, जबकि होता कुछ नहीं है, वो बस 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मेहनती बच्चे तो चुपचाप रहते हैं, अपना अपना काम से काम रखते हैं, फालतू की चीज़ें ना बोलते ना किसी को कहते कुछ। आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कहता है? वन हैज़ टू बी परसिस्टेंट, एक आदमी को किसी काम में लगे रहना पड़ता है। परसिस्टेंट का मतलब जमे रहना। इन स्टडीज, स्टडीज में। इफ़ ही और शी वॉन्ट्स, अगर वो चाहता है या चाहती है क्या अपनी ड्रीम जॉब, सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल, सक्सेस उनको नहीं मिलती। अनअटेनेबल का मतलब जिस तक आप पहुंच ही नहीं सकते। इफ़ वन स्टडीज, अगर कोई व्यक्ति कैसे स्टडी करता है, कभी कभार। आज तो पूरी एनर्जी है, आज तो मैं मोटिवेटेड हूँ, आज मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली तो आज मैं बहुत सारी स्टडी कर दूंगा, सारे चैप्टर्स आज ही फिनिश कर दूंगा। एक होता है कि भाई अपने अंदर जो एक्साइटमेंट होती है उसे कंट्रोल करके रखता है और रेगुलर स्टडी मोशन में पढ़ता है। ठीक है, परसिस्टेंट मोड में पढ़ता है। तो कई बार ऐसा होता है अपनी एनर्जी ज़्यादा हाई ले जाओगे तो 1-2 दिन बाद डाउन हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें केवल फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली मतलब जो इर्रेगुलर काम करता है, बार बार रुक रुक करके करता है ना, रुक रुक करके कोई काम करना। बाकी सब तो आपको बना करके दिए हुए हैं, बाकी सबका मीनिंग पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो आंसर आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होगा। और ये बहुत बेसिक सा आइडियम है जो बार बार पूछा जा रहा है, पिछले 10-15 साल से खूब आता है ये वाला आइडियम। ठीक है, कोई बच्चे ये कहते हैं ना पुराने सेट्स हो गए तो ये क्यों करा रहे हो ये, तो उन्हें कुछ नहीं पता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए सेट करने होते हैं, नया पुराना एसएससी बैंक यूपीएससी नहीं देखा जाता, बस इंग्लिश का सेट करना होता है तो करना है, चाहे वो किसी का भी सेट है। वोकैबलरी, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस कीमती है, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 पर PQRS आ रहा है ना, और PQRS देख लेते हैं एक बार। इसके बाद 21 से 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके ये पैसेज के हैं। इन 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, वो मैं अभी दिखा दूंगा। सोल्व पैसेज को नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अभी PQRS करके 20 क्वेश्चन इसके फिनिश करके सेट को फिनिश करते हैं। देखो इसका आंसर 3rd है, मेरा आंसर भी यहाँ पर 3rd चोजन है। तो पहले 20 क्वेश्चन में से मेरा केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो मैंने तुम्हें दिखा दिया, और एक पैसेज में से गलत हुआ है। चलो, इसने कहा क्या, दिसंबर 2018 में कुछ हुआ। ठीक है, कोज्ड ए लैंडस्लाइड, कोई चीज़ कारण बनी लैंडस्लाइड का, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, है ना। कोज्ड के लिए सब्जेक्ट आएगा दैट एन इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो, अलग क्रकटाउ या जो भी इसका नाम प्रोनाउंसिएशन होगी वो तुम देख लेना, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। तो विस्फोट हुआ, इरप्शन का मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ एक। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर तुम देखोगे एक विस्फोट हुआ तो इसके तुरंत बाद में इस विस्फोट की वजह से क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया। इस विस्फोट का ये एक विस्फोट कारण बना किसका, लैंडस्लाइड का, जिससे लैंडस्लाइड दैट, जिससे कुछ और हो गया, दैट ट्रिगर्ड। देखो इसके तुरंत बाद में, पी के तुरंत बाद में तुम्हारा क्या जुड़ रहा है, आर जुड़ रहा है। दैट ट्रिगर्ड, जिससे शुरू हो गई क्या, एक सुनामी शुरू हो गई। इन द संडा या जो भी नाम होगा इसका, स्ट्रेट, इंडोनेशिया का एरिया है ये, प्रॉपर इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है कंट्री के अकॉर्डिंग। तो जिससे एक ये सुनामी शुरू हो गई। एंड किल्ड, और जो है मारे गए, और मारे गए कौन, मोर देन 400 पीपल, 400 से ज़्यादा लोग मारे गए इस सुनामी की वजह। तो क्या आएगा, पहले क्यू, फिर पी, फिर आर और फिर एस। तो QPRS तीसरे ऑप्शन में है।
मेरा आंसर भी यहाँ पर ये सही था, थर्ड ऑप्शन। तो पी क्यू आर एस तो देखो पैसेज का ही एक पार्ट होता है, अगर तुम पैसेज पढ़ रहे हो तो पी क्यू आर एस तो तुम्हारे अपने आप इंप्रूव होते चले जाएंगे। हमें अगर ये समझना है कि किस ऑप्शन के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, किस वर्ड के बाद क्या वर्ड आएगा, इसके लिए देखो बहुत से लोग अलग अलग तरह के मेथड्स की का प्रमोशन करते रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें फेल हो जाती हैं जब हमारी अंडरस्टैंडिंग खराब हो। तो कॉम्प्रिहेंशन ही अपनी अच्छी करनी है, समझ अच्छी करनी है, जिसके लिए डेली 1 या 2 पैराग्राफ सोल्व करने हैं। हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करते रहो, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये वाला जो मेरी आंसर की है सेट की, ये क्लियर होती है। एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, फिर उसके बाद हम सेट जो है फिनिश कर रहे हैं। ये 21 मेरा सही क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं। 22 ये थर्ड है मेरा, ये भी सही था। 23 थर्ड है मेरा, ये भी सही था। और 24 सेकंड है मेरा, ये भी सही था। और 25 मेरा सेकंड है, इसका फर्स्ट है। ये यहाँ पर थोड़ा समझने में गलती हुई है, वही है कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ है, केवल ये 25 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो एक तो 6th क्वेश्चन गलत हुआ था, एक 25th क्वेश्चन गलत हुआ था। तो सारे के सारे सेट के क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ। पैसेज जो है वो अगले लेक्चर में कराऊंगा। फिलहाल के लिए मैं बस इतना बताता हूँ कि अगर 15 मिनट का सेट है तो 15 मिनट के सब्जेक्ट को आप 10 से 12 मिनट के अंदर लेकर के आएँ। अगर कोई बच्चा, उसे आता तो सब कुछ है, वो कैब भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है और ग्रामर भी अच्छी आती है, लेकिन वो 15 मिनट के बजाय 20 मिनट ले रहा है, 25 मिनट ले रहा है, तो उसका सब्जेक्ट ठीक नहीं चल रहा है। उसके सब्जेक्ट में कॉम्प्रिहेंशन की कमी है उसकी, जो इससे क्लियर होगी केवल और केवल किसी टीचर के पास अच्छे गाइडेंस से ही पूरी होगी। अदरवाइज पूरी लाइफ यही सोचते रहोगे कि यार हम आता तो सब कुछ था, पता नहीं क्यों नहीं क्लियर हो पाया, क्योंकि आपने गुरु का साथ नहीं लिया। गुरु के साथ से यही अंतर पड़ता है कि जो चीज़ आप 5-6 साल में करते वो 5-6 महीने में या 1 साल में कर जाओगे। बस यही गुरु का महत्व होता है। सिलेक्शन तक अपने टीचर का साथ मत छोड़ना, जहाँ जिन टीचर के पास पढ़ रहे हो अच्छे से उनके पास रहो। अगर ये कोशिश की कि ये चीज़ तो हम मार्केट से ख़रीद के या फिर ये करके ऐसे करके वैसे करके खुद भी कर लेंगे, टीचर की हमें क्या ज़रूरत है, तो मारे जाओगे। क्लियर बता रहा हूँ, एक गरीब बच्चे में ये फीलिंग प्रधान होती है, मुख्य होती है कि वो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप का पैसा बचा लूँ, लेकिन अगर अभी पैसा बचाने की कोशिश की या अपना टाइम इधर उधर गंवाया तो मैं बता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी पछताओगे। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ही कमा रहे हैं, अभी तो उनसे हक से मांगो, ठीक है, और उस पैसे को खर्च करो अपनी पढ़ाई पे और कामयाब हो जाओ, ताकि अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को पूरी ज़िंदगी अच्छे से बिठा करके खिला सको। काम अभी कर लो, ठीक है। अगर ये सोचोगे कि हम तो 2-4 पैसे बचा लेंगे, तो मारे जाओगे, कई कई साल लग जाएंगे तैयारी में, जबकि 1 से 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये गलती ना करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका पैसेज करते हैं, ठीक है। टेक केयर।